जी तो बेटा आई एम प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी। तो आज हमारी एमडी कैट की क्लास है और चैप्टर है हमारा सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा सेल बायोलॉजी में। डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल, प्लांट सेल, डिस्कस द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्टेशन सारी डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आप लिखते जाइएगा, उसको फिर एंड में उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे, मियोसिस के एरर डिस्कस करेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गए, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गए, टर्नर सिंड्रोम हो गए। एक मिनट बेटा। तो आज के जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। देखिए वैसे तो रूटीन में आपने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पढ़ा होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम एग्जांपल दे सकते हैं बैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की। और यूकैरियोटिक सेल में जितने भी हैं, प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप यही लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इनके टॉपिक और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले थॉरली ना आपको टॉपिक में डिस्कस करवा दूं। तो बेटा जैसा आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सारे बैक्टीरियल सेल आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंजाई। और आपको ये भी पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर लीनियर डीएनए होता है। देखिए सबसे पहले आपको पता हो कि एक मिनट, एक और बच्चा है, उनको एंटर कर लें। देखिए बेटा सर्कुलर डीएनए कौन सा है जी, पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। आपने देखा होगा कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं, इनके अंदर डीएनए भी मौजूद है। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वही डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और वही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। एक्चुअली बेटा सर्कुलर डीएनए वो डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मर्ज होता है। और अगर हम इस तरफ यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा लीनियर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए जिसके दोनों एंड फ्री होते हैं और ये बेटा न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज होता है। पहला पॉइंट तो ये है। इन दोनों की मैं आपको अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर डीएनए एंड लीनियर डीएनए। एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है, ये वो है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए ये वही चीज है। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी दूसरी बात आपको ये पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते और ऑर्गेनेलिज भी कम होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। अब फ्लैजेला की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पता है जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मेरे ख्याल से आपको फ्लैजिलिन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं पता सर, बता जी दें। बेटा नहीं पता सर, बता दें। अच्छा, ये अभी आगे ये इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। अच्छा बेटा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कोई आइडिया, इसके बारे में क्लियर है आपको? जी सर पता है। हाँ है जी सर। जी सर। यानी कि बेटा हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो हमारे डीएनए वगैरह के अंदर मौजूद होती है, जो हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को शो करती है। इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल मौजूद होता है। और सबसे जो बड़ी बात है वो है सेल डिवीजन की। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो बाइनरी फिजन से होती है। बाइनरी फिजन इज सिमिलर टू माइटोसिस, उसी की तरह होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। अच्छा बेटा इसका जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है इसमें डिफरेंस है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो 80S है।
आपको ये तो आइडिया है कि एक्चुअली अगर हम बात करें ना राइबोसोम की, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा एटीएस पार्टिकल बना हुआ है। तो आपको ये तो पता है ना कि राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, एक जी 60s का होता है और एक 40s का होता है। हाँ जी सर 60s और 40s जब आपस में अटैच होते हैं तो ये एटीएस का पार्टिकल बनता है। बेटा इसकी रीजन क्लियर है या बता दूं? बता दें सर। अच्छा बेटा सुनिए, बेटा इसमें होता है ये, सबसे पहले तो आपको पता हो कि एक यूनिट होता है बड़ा 60s और एक यूनिट होता है छोटा 40s। देखिए सेल को जब प्रोटीन की जरूरत होती है ना, तो ये दोनों यूनिट 60s और 40s आपस में असम्बल्ड होते हैं, राइबोसोम बनाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो ऐसा ऐसा एक स्वेटबर्ग यूनिट है, ये स्वेटबर्ग यूनिट से आइडिया होता है कि ये मॉलिक्यूल सेंट्रीफ्यूज के अंदर किस स्पीड से मूव करता है। स्वेटबर्ग होता ये है कि जब 60s और 40s आपस में मिलते हैं तो बनना तो 100 एस चाहिए, लेकिन रीजन ये है कि आपको ये पता है जो राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर ना राइबोसोमल आरएनए होता है। 60s के अंदर राइबोसोमल आरएनए की मिकदार और होती है, 40s के अंदर राइबोसोमल आरएनए की मिकदार और होती है। इसलिए जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये एटीएस का पार्टिकल बनता है और इनको कौन कंट्रोल करता है? मैग्नीशियम आयन। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, राइबोसोम की बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 10 टाइम स्मॉलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 10 टाइम लार्जर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं ये वो वाले राइबोसोम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, ये वही वाले होते हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, एक चीज होती है सेल और एक चीज होती है सेल का ऑर्गेनेलिज। सेल के अंदर जो चीज मौजूद होगी, यूकैरियोटिक सेल जाहिर सी बात है वो यूकैरियोटिक होगी, लेकिन उसके ऑर्गेनेलिज के अंदर कोई चीज मौजूद होगी। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि एक यूकैरियोटिक सेल है, उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में वो वाला डीएनए नहीं होगा जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल वाला होगा। ठीक है बेटा? तो इसी जी तरह ये बेटा राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है ये 80s है और जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है ये 70s है। नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर ना मैंने इसकी सर डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, सर क्वेश्चन कर सकते लीनियर हैं या डीएनए और सर्कुलर डीएनए। सर क्वेश्चन कर सकते हैं या चैट रूम में करेंगे वो? आप चैट रूम में, मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम इसको डिस्कस कर ले, एंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक लिखते है, जाएं ठीक है, इसे। ठीक है। काजिम आर यू देयर? जी जी मैं यही हूँ सर। जी काजिम, क्या क्वेश्चन था आपका? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए है बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं वही बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए वो है ना सर्कुलर डीएनए होता है। मैं आपने एक चीज डिस्कस की होगी कि आपने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, उनके अंदर भी डीएनए मौजूद है। ये वही वाला डीएनए, प्रोकैरियोटिक सर सेल वाला डीएनए। मैं रिगार्डिंग सर मेम्ब्रेन पूछना चाह रहा था। रिगार्डिंग मेम्ब्रेन क्या मतलब? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग के सर, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सर इनमें डिफरेंस। असल में मैं आपको बताऊं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है बेटा, एक तो वो सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होता है। उसके अंदर को जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, एनक्लोज मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज्ड होता है। वेरी ये राइट उनमें सर। डिफरेंस है। मैंने इसके आगे अपना डिफरेंस भी दिया हुआ है, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। लेकिन ना वेरी सर्कुलर राइट। डीएनए, देखिए यहाँ पे उसने वही बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, उसके अंदर जो डीएनए मौजूद है वो प्रोकैरियोटिक सेल वाला है। ठीक है बेटा? इस राइट सर, तरह। थैंक यू। अच्छा, ये आप इसको डिफरेंस देख ले, लीनियर और सर्कुलर डीएनए। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। जी करें इसको डिस्कस। अब्दुल्ला आर यू देयर? जी जी सर आए हैं मेरे। अच्छा अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। आपको पता है कि इसका जो मेन डिफरेंस है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ये पहला डिफरेंस है। और प्लांट सेल के अंदर आपको पता है स्टार्च होता है, और एनिमल सेल के अंदर जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन होता है। और आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर जो लार्ज वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, सेंट्रल होता है। और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं लेकिन स्मॉलर वैक्यूल होते हैं, जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल मौजूद होता है, प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होता। एक मिनट, ये क्या आ गया?
इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम होता है नहीं होता, और प्लांट सेल के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम मौजूद होता है। इसको भी डिस्कस करते हैं, ये क्यों मौजूद होता है, क्यों मौजूद नहीं होता, अभी डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल के अंदर जो माइटोटिक अपरेटस होता है उसमें आस्टर और स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं। प्लांट सेल के अंदर ओनली स्पिंडल्स मौजूद होते हैं। एनिमल सेल के अंदर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट सेल के अंदर नहीं होता। अच्छा, ये कुछ चीजें क्लियर हुई, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर, क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा बेटा, आप अब्दुल्ला क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं। ग्लाइऑक्सिसोम, हो सकता है कि बच्चे ये कुछ बच्चों को क्लियर ना हो। ग्लाइऑक्सिसोम, जैसा कि आपने देखा, ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट में मौजूद है लेकिन एनिमल में मौजूद नहीं है। नहीं है। आपको ये तो पता है ना कि जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये प्लांट सीडलिंग के अंदर मौजूद होता है, और खास तौर पर प्लांट सीडलिंग में ऐसे प्लांट में मौजूद होता है जिनके अंदर फैट की मिकदार ज्यादा होती है, और ये क्या करता है कि जो सीड्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि जी सर। एनिमल सेल के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मेन फंक्शन लिखे हुए सेंट्रियोल के। आपको पता है सेंट्रियोल एनिमल सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं है। इसके जो मेन पॉइंट्स है ये आप लिख लें। मेन फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का? एक तो एनिमल सेल में ये सेल डिवीजन करता है। सेंट्रियोल हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर दैट सेपरेट द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इसकी रीजन ये है कि एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल मौजूद है, जबकि प्लांट सेल के अंदर आपको बताया कि सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो प्लांट सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्रेगमोप्लास्ट। उसका फंक्शन बिल्कुल सेंट्रियोल्स की तरह तो नहीं है, लेकिन फ्रेगमोप्लास्ट जो है उसकी डिवीजन में रोल प्ले करता है। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट बेटा आपने पढ़ा होगा? जी सर, पढ़ा हुआ है। ओके ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये देखें, एक तो इसकी जो डिस्कवरी है 1961 में हुई है। ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, प्लांट सेल में मौजूद होता है। अभी रीजन क्या प्लांट सेल में मौजूद? ये जर्मिनेटिंग सीड के अंदर मौजूद होता है। उसकी रीजन ये है कि जर्मिनेटिंग सीड का मतलब है ऐसा सीड जिसने सीडलिंग बनना है, और सीडलिंग के बाद कंप्लीट प्लांट बनना है। तो ग्लाइऑक्सिसोम क्या करता है? ऐसे सीड के अंदर मौजूद होता है जो कि लिपिड रिच होते हैं, और ये वहां पे जाके लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी सीड को प्रोवाइड करता है। सीड कन्वर्ट होता है सीडलिंग के अंदर, और सीडलिंग कन्वर्ट होता है कंप्लीट प्लांट के अंदर। तो इसीलिए ये मौजूद होता है बेटा, प्लांट के अंदर मौजूद होता है, एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होता। नहीं होता। ये नीचे दिया भी हुआ है, सोयाबीन, सनफ्लावर एटसेट्रा। जी कादिम, सुन रहे हैं आप? जी सर, हेलो, मैं सुन रहा हूँ। क्लियर है? अब्दुल्ला बेटा आप भी सुन रहे हैं? जी सर, क्लियर है अच्छा सर। अच्छा बेटा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, राइबोसोम भी मौजूद होता है। और आपको पता है जिस भी चीज के अंदर डीएनए मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, वहां पर प्रोटीन भी सिंथेसिस होती है। जी अभी सर। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। बेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, नजर आ रहा है ये? आ रहा है सर। अच्छा, अगर हम देखें ना अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह नजर आता है? एज ए रॉड लाइक, एज ए फिलामेंट्स लाइक। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ नजर आई, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें कुछ इनफोल्डिंग्स नजर आई, जिनको हमने क्रिस्टी का नाम दिया। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि बच्चे जो है ना अक्सर क्रिस्टी और सिस्टर्नी को ना मिक्स कर जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा जो इनफोल्डिंग होती है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। और जबकि जी अगर हम बात करें गोल्गी ऑपरेटर्स की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, उसके अंदर क्रिस्टी नहीं होती, सिस्टर्नी होती है, जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है। तो ये आप ना डिफरेंस क्लास में याद रखना, बच्चे ना इस डिफरेंस को ना अक्सर मिक्स कर देते हैं। अभी होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिस्टी के अंदर ना एक नो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल के बारे में कोई आइडिया बेटा? अब्दुल्ला बेटा ये क्लियर है F1 पार्टिकल? नो सर, ये समझा दें। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपको ये तो पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। जी बिल्कुल सर। हाँ, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग होती है। जी अभी सर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जब इनर मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है ना, रप्चर होती है, तो उसके अंदर से ना नो ब्लैक स्ट्रक्चर निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। इसको ठीक हम है। एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीजोम पार्टिकल भी बोलते हैं।
These F1 particles are responsible for the production of ATP. क्लियर है बेटा? जी सर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, F1 पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं, ऑक्सीजोम भी कह सकते हैं। यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये ब्रेक डाउन होती है, ये रप्चर होती है, तो नो ब्लैक स्ट्रक्चर निकलते हैं। इन नो ब्लैक स्ट्रक्चर को हम F1 पार्टिकल कहते हैं। द F1 particles are responsible for the ATP production. एक मिनट जुहेब, एक और बच्चा बेटा, एक और ऐड हो रहा है, एक मिनट जरा वेट करें। जी सर। हेलो जुहेब, एक मिनट। बेटा 2 मिनट वेट करना। जी सर। जी जुहेब, आर यू देयर? हेलो, एक मिनट मैं जुहेब को जरा देख लूं। एक मिनट, पार्टिसिपेंट। हेलो जुहेब, आर यू देयर? Yes, sir. हेलो जुहेब बेटा, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब जुहेब बेटा भी ऑनलाइन है, अब्दुल्ला भी ऑनलाइन है, कादिम भी ऑनलाइन है। बेटा सारे आप ऑनलाइन है? जी जी सर। सर। जी सर। अच्छा अच्छा बेटा, चले जुहेब ने मैं अभी ज्वाइन किया है, मैं जरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोबारा बता देता हूँ बेटा, ताकि ये क्लियर हो जाए चीजें। एक मिनट। ये बेटा हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल का पावर हाउस है और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज्म है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, राइबोसोम भी मौजूद होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है बेटा, ये सर्कुलर डीएनए होता है। ये वही वाला डीएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। और इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं, ये भी वही राइबोसोम होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। आप खुद देखें ना, एक अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम मौजूद है, और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज है, उस ऑर्गेनेलिज के अंदर राइबोसोम मौजूद है, तो ये राइबोसोम सेम तो नहीं होंगे ना बेटा? सुन रहे सारे? जी 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 अच्छा, जी तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि एक होता है सेल, एक होता है सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज। अब सेल के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेलिज है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो डीएनए होगा या जो राइबोसोम होगा, ये बिल्कुल वैसे राइबोसोम होगा जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। ये एक टेक्निकल बात थी, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर दूं। बाकी जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो अपीयरेंस नजर आई, रॉड्स की तरह, फिलामेंट्स की तरह, वेसिकल की तरह नजर आई। लेकिन जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें इसकी आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ नजर आई है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें कुछ कम्प्लेक्सिटी नजर आई। उसको हमने इनफोल्डिंग्स का नाम दिया, यानी कि क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अभी होता क्या है बेटा, मैंने अभी ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि क्रिस्टी और सिस्टर्नी में ना बच्चे फर्क नहीं करते। अभी क्रिस्टी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, जो इनफोल्डिंग्स होती है, उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। जबकि सिस्टर्नी क्या होता है, अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ये आपने ना इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है बेटा? लिसनिंग? Oh, यस yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा बेटा, हम ये डिस्कस कर रहे थे, F1 पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, मैंने अभी डिस्कस किया। जुहेब बेटा, F1 पार्टिकल के बारे में क्लियर है आपको? नहीं सर। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप ये देखिए, आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम नजर आ रही है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जी सर। अभी देखिए, इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना ये इनफोल्डिंग्स होती हैं। क्या होती है? इनफोल्डिंग्स। काजिम, आप भी सुन रहे हो? हेलो काजिम। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो अंदर गई हुई हैं, यही? हाँ जी। अब ये देखिए ना, ये जो एक तो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ, और एक है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनफोल्डिंग्स हैं, अब जब अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन है ये बर्स्ट होती है, ये रप्चर होती है, तो अंदर से ना नो ब्लैक स्ट्रक्चर निकलते हैं। उन्हीं नो ब्लैक स्ट्रक्चर को ना हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। बेटा ये वो पार्टिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक है बेटा? ठीक हो अच्छा, गया। ओके। आपको ये तो पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ द एनर्जी टू द सेल। असल में हमारे सेल को मुख्तलिफ किस्म की सेलुलर एक्टिविटीज करने के लिए ना एनर्जी की जरूरत होती है। तो होता क्या है कि आप अगर देखें, आपने प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन का। उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है और फूड के अंदर मौजूद जो CH बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। और वो जब एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? ATP के अंदर। इसका मतलब है ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके ATP के अंदर कन्वर्ट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। आपको अगर याद हो, आपने फर्स्ट ईयर में ग्लूकोज के मालिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन पढ़ी होगी। अब्दुल्ला, जोहेब बेटा, सुन रहे हैं आप? जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको क्लियर है ना कि वो जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है उसकी मुकम्मल ब्रेकडाउन कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है अपना ग्लूकोज का मालिक्यूल, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, मुकम्मल ब्रेकडाउन कहाँ पे होती है उसकी? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है सर। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, जब ग्लूकोज का मालिक्यूल है ना, सबसे पहले उसका जो काम होता है, सेल के अंदर मौजूद जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ना ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। जी सर। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है, पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल बनते हैं। क्लियर है? जी सर, जी सर। उसके बाद अब आपको पता है कि अभी ग्लूकोज का मालिक्यूल, उसका पहला फेज है, वो टूटा, 6 कार्बन वाला मालिक्यूल टूटा, 3 कार्बन वाले 2 मालिक्यूल बने जिनको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। अब पायरुविक एसिड ने आगे अपना काम क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। बात समझ आइए? जी जी एक्चुअली मैं क्रेब्स साइकिल की बात इसलिए कर रहा हूँ, देखें मैं भी आपको मेंशन भी करता हूँ, ये देखें इस स्पॉटलाइट से, ये देखें असल में ये इसका फंक्शन है, इस बात को बताने का मकसद ये है। देख रहे हैं आप रेड लाइट से नजर आ रहा है? जी सर, जी सर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, तब भी ये ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी को कन्वर्ट करके एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो मैं उसी क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ कि फूड के मालिक्यूल में जब ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है, तो ग्लूकोज का मालिक्यूल पहले साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है और पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल बनते हैं। ये 3 कार्बन वाले 2 मालिक्यूल बनते हैं। अब इन्होंने कहाँ दाखिल होना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं होते। वही 3 कार्बन वाला जो पायरुविक एसिड का मालिक्यूल है वो टूटेगा, जी सर। उसकी अपना ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद क्या होगा कि वो एसिटाइल CoA बनेगा और एसिटाइल CoA फिर माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा और क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेगा। तो एक तो तरीकाकार ये है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और तीसरा फंक्शन क्या है? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि फैट्स वगैरह को तोड़ते और एनर्जी को रिलीज करता है। तो बेटा ये सारी एनर्जी कन्वर्ट होती है ATP के अंदर। अब सेल में जो मौजूद ADP है वो भी रिसाइकल्ड होते हैं, वो भी ATP में कन्वर्ट होते हैं और इस तरह जो एनर्जी है बेटा वो सेल को मिलती है और सेल अपनी एक्टिविटीज को पूरा करता है। तो बेटा ये हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक। इसमें मैंने आगे आपको F1 पार्टिकल्स के बारे में भी बताया हुआ है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। F1 पार्टिकल को हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ATP सिंथेसिस एंड ATP ऑक्सीडेशन। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट डाउन कर लें। अब्दुल्ला बेटा, जोहेब बेटा, कर रहे हैं आप? जी सर, एक मिनट। अच्छा, कर लें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लिया सर। ओके, जोहेब आपने भी कर लिया? जी सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इस और क्या क्वेश्चन है। अच्छा, अब काजिम आप भी सुन रहे हैं ना? सर मैं सुन रहा हूँ सर। ये इसमें से ये नहीं हो सकता हम इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें? चलिए, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायरेक्ट। जी सर, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा बेटा, अब आपको ये तो समझ आ गया ना F1 पार्टिकल का रोल। अब दूसरा रोल यह है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा? बेटा आपको जी ये तो सर। पता है कि ऑल माइटोकॉन्ड्रिया हैव द सेम फंक्शन इन ऑल सेल वेयर दे अपीयर। कि माइटोकॉन्ड्रिया तमाम सेल के अंदर मौजूद होते हैं और वहां पे उनका फंक्शन क्या होता है? पावर हाउस। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इज टू import pyruvate, ADP और phosphate and from this synthesis export ATP।
असल में बेटा मैं आपको बताऊं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं। उसकी रीजन क्या, शुरू में होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, लेकिन जैसे रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाता है। जब न्यूक्लियस जी डिसअपीयर सर। होता है तब वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का रोल भी खत्म हो जाता है। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब उसके बाद है फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बेटा अब अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला, इसमें क्या फर्क है? असल में आपको पता है, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला है, एक तो वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और ये रोटेटरी मूवमेंट करेगा, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला है बेटा, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है जो कि बेंडिंग मूवमेंट करेगा। अब रोटेटरी मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में क्लियर है? नो सर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला है उसको जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला है उसको जो एनर्जी मिलती है वो प्रोटॉन से मिलती है। कहाँ से मिलती है बेटा? प्रोटॉन। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर ले बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीजें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस बेटा आज एक्चुअली एक तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया। कोशिश जी करूंगा कि सर। कल, एक तो मुझे आइडिया नहीं था कि कितने बच्चे आज ऑनलाइन होंगे। 10 से 15 बच्चों ने कमिटमेंट की थी, लेकिन 3-4 ऑनलाइन हुए। तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक था। ये बताएं कल आप लोगों को क्लास लेने का प्लान है? जी सर जी बिल्कुल। सर। कौन कौन लेना चाहेगा बेटा? जी सर, मैं लेना चाहूंगा सर क्लास। सर बेहतर ये है आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। जी सर। उसी में आप जो भी मीटिंग आप क्रिएट करें उसी में सर वो मीटिंग आईडी डाल दिया करें ताकि वहां से हम सब उसको पिक कर लें। और सर मीटिंग टाइम भी, और व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा मैं व्हाट्सएप टाइम भी ग्रुप की भी उसमें कोशिश डाल दें। करता हूँ। एक्चुअली मैंने जूम आईडी भी फर्स्ट टाइम यूज किया है, बस कोशिश है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जाए। जूम भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में सर भी ये तो सोचता हूँ इस जिसमें बच्चों वक्त को में ज्यादा बेहतरीन आसानी है, मैं वही आइडिया है काम ये। कर लूंगा। सर अब्दुल्ला बेहतरीन बेटा आइडिया इस वक्त में, आपने कल क्योंकि क्लास लेनी है? जी सर इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें ऐसा है कि कल हम डिस्कस करेंगे अपना जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं अपना सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, इसको डिस्कस करेंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। कल बेटा सर 9 बजे क्लास लेंगे हम। ये सर बेटा एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन सर। जोहेब सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी बोलो बोलो। जी सर, ये जो आपने कहा था साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का सर, जो वो होता है सर, ब्रेक डाउन होता है सर। कौन सा होता है? हाँ, सर जो ग्लाइकोलाइसिस का मैंने बताया था। ग्लाइकोलाइसिस, जी सर। फिर जी एसिटाइल जी, सीओ भी उसी साइटोप्लाज्म में होता है कि वो दूसरी जगह ये मैं आपको उसका पूरी प्रोसेस है बात सर? बताता हूँ। जी जो बेटा सर। आपको ये तो पता है कि जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है C6H12O6, ये तो पता है। जी जी सर। अब आपको पता है कि ये 6 कार्बन मालिक्यूल है। जी सर। अब आपको पता है एक सेल है, सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म होता है, तो ग्लूकोज का जी मालिक्यूल है साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है। जैसे जी 6 सर। कार्बन वाला मालिक्यूल जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है, जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है तो पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन वाले। जी अब अगला काम पर क्या है कि ये सही सर। पायरुविक एसिड का मालिक्यूल फर्दर साइटोप्लाज्म में नहीं टूटेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब ये 3 कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया में वाला जो जाएगा। कंपाउंड है ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, ठीक है इसकी सर। ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट होगा 2 कार्बन कंपाउंड में एसिटाइल CoA। ये एसिटाइल CoA सीओ। तब क्रेब्स साइकिल में दाखिल होगा। क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पे फिर ब्रेक डाउन होगा और उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी। 36 ATP ठीक है। बनते हैं, वही 36 ATP जो है ना सेल उसको यूज करता है। ठीक है। और सर यही ऑक्सीडेशन में फिर F11 पार्टिकल्स यूज होंगे ना सर? जी बिल्कुल, F1 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। इसको एलिमेंट्री ठीक है पार्टिकल भी सर। कहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और बेटा कुछ? सर वो नहीं सर। व्हाट्सएप ग्रुप बना दें ताकि जो बाकी सारी जो कल की जो बात होगी उसी में डिस्कस हो जाए सबके अच्छा, साथ। ये अब्दुल्ला बेटा। जी सर। अच्छा बेटा, ऐसे कि मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, कल तक इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको ऐड भी कर लूंगा। तो कल ठीक फिर हम है। 9 बजे क्लास लें। सुबह 9 बजे? नहीं, रात को। जी जी सर, रात को। ठीक है सर, बेटा मसला नहीं अब्दुल्ला, है। आप जी अटेंड करोगे क्लास? जी जी सर इंशाल्लाह और अटेंड जोहेब बेटा करूंगा। आप? बिल्कुल सर, करूंगा सर चलो, आज इंशाल्लाह। एक्चुअली हमारा पहला लेक्चर था तो मैंने कहा पता नहीं कितने बच्चे आते हैं, तो कल इंशाल्लाह ताला हम एक तो MCQs बच्चे खासे डिस्कस कर लेंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, रीजंस बनती हैं सेल बायोलॉजी में, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक और है सर। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको जो है ना सेल बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है ये 10 से 12 दिनों में कंप्लीट करवा दूं मैं। ठीक ठीक है है बेटा, सर। ठीक है अब खत्म करें इंशाल्लाह बेटा? सर।
जी ठीक है सर। सर, ओके ओके बेटा। सर, ओके।